जय हिंद साथियों, रेडियो की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में आज मैं आप लोगों को ऑपरेशन फ्लड जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं इसके बारे में आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये है तो है क्या। जो दूध है ना, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए 1970 में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम द्वारा चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन बढ़ा, जिसे श्वेत क्रांति नाम दिया। अब ये जो श्वेत क्रांति है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूध के उत्पादन का एक कार्यक्रम कहते हैं। तो श्वेत क्रांति नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि ये है तो है क्या। अगर श्वेत क्रांति किस लिए चलाया गया है, किसके लिए है, तो दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए इस श्वेत क्रांति को चलाया गया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाकर दूध उत्पादन बढ़ाना और साथ ही अन्य कार्यक्रम चलाना भी इसका एक मूल उद्देश्य था। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास की आनंद प्रारूप पर निर्धारित योजनाएं थी, जिसे हम आज अमूल कहते हैं ना, जो गुजरात में अमूल गुजरात से शुरू हुआ था। तो गुजरात का ही एक ब्रांड है समझो। अब ये गुजरात से है, पूरे भारत देश में फैल चुका है। तो जो अमूल दूध कहते हो ना, ये गुजरात से ही है। तो ये जो गुजरात से है ये आनंद प्रारूप से ही स्टार्ट होता है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलो ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण देख लेते हैं। तो इसका प्रथम चरण चला था 1970 से 1981 में चला था। सरकारी संघों का आधारभूत ढांचा इन क्षेत्रों में दोहराया, जिससे ये जो दूध के उत्पादन है ये सबसे पहले महानगरों को प्रोवाइड करने वाला था। मतलब महानगरों में सबसे पहले इनके केंद्र खोले गए और ये 10 राज्यों तक ही सबसे पहले चरण में सीमित था। फिर बाद में जब द्वितीय चरण चालू किया तो 1980 से 85 में ये जो कार्यक्रम है ये धीरे धीरे राज्यों को बढ़ाते गया, जिससे शहरी क्षेत्रों के बाज़ारों से भी इसको जोड़ा गया। जहाँ जहाँ बाज़ार हो रहे हैं शहरी क्षेत्रों के अलावा, आप समझो जहाँ बाज़ार हो रहे हैं वहाँ भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगा। फिर तृतीय चरण आते हैं। तृतीय चरण में 1985 से 1994 में ये चरण चला। विश्व बैंक की सहायता से सरकारी संघों को क्षमतावान बनाना और दूध उत्पादन प्राप्त करने एवं बेचने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करना। फिर इनके लाभ को देखा गया, जिसमें दूध उत्पादन में वृद्धि करना था, किसानों को लाभकारी मूल्य, उनकी आय बढ़ी, जिससे उनकी आय भी बढ़ी और जो बिचौलिया है ना उनकी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो इस तरीके से लाभ भी हुए। इसके समस्याएं भी थी, जैसे कि अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। अगर अच्छा नस्ल के पशु नहीं रहेंगे तो दूध उत्पादन में क्या होगा, कमी होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो क्या था कि चारा का अभाव, जैसे वित्त का अभाव, पैसे की भी कमी होना, दूध से उत्पादित वस्तुओं का कम उपभोग करना, उपकरणों का अभाव, शिक्षा प्रसार का अभाव। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक समस्या के रूप में इसे देखी गई। अब श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन से संबंधित है ना, तो प्रणेता वर्गीकरण कुरियन आनंद मिल्क यूनियन या अमूल से शुरुआत हुआ है। तो यही है जो अमूल मैं कह रहा हूँ ना, आनंद मिल्क यूनियन है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसे लाया गया था। फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में देख लेते हैं। दूध वाला जो पूरा कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही आपको उसमें जानना था किन किन चरणों में चला गया, क्या क्या बेनिफिट हो, क्या समस्याएं हुई, इनसे संबंधित और ज़्यादा प्रश्न नहीं है। और अमूल के बारे में पूछा जाएगा तो अमूल जो है वो श्वेत क्रांति का सबसे पहला एक प्रोजेक्ट है। तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं। चलो आगे देखो। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को देखते हैं, जिसे हम लोग NRLM के नाम से भी जानते हैं। ये जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है इसकी शुरुआत 2011 में हुआ था और ये जो मिशन है इसके तहत 640 जिलों को, 6000 प्रखंडों को, 2.5 लाख गाँवों को, पंचायतों और 6 लाख गाँवों से 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आज भी NRLM की जो योजना है वो आज भी चल रहा है और इसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये विश्व बैंक से पैसा सरकार कर्ज लेके ये जो कार्यक्रम है इसे चला रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी को दूर करना है, सक्षम एवं प्रभावशाली संस्था मंच प्रदान कर गरीब ग्रामीणों की आजीविका में निरंतर वृद्धि करना है, वित्तीय सेवाओं तक बेहतर और सरल तरीके से
पहुंच बनाना है, गरीबों की सहज क्षमताओं का सदुपयोग करना है, सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित करना है, गरीब जनता को अपने अधिकारों और जन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना है, गरीबों के सशक्तिकरण करना तथा उन्हें जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करने से है। तो ये कुछ उनके उद्देश्य थे। इसी तरीके से कुछ विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं में भी देख लेते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को देखो। एक तो ये पॉइंट हो रहा है, कौन सा? ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक सदस्य, विशेषकर महिला को स्व सहायता समूह, जिसे हम SHG है ना, SSSHG जिसे कहते हैं, जिसे महिला को स्व सहायता समूह के तहत लाना है। फिर यही BPL परिवारों में भी सबसे गरीब तथा सबसे कमज़ोर लोगों की पहचान करना है, किसान संगठन, उत्पादक, सरकारी संस्थाओं आदि से जोड़ा जाएगा। सभी निर्धारित BPL परिवारों के सामाजिक समावेश तथा एकजुटता लाना। अनुसूचित जाति, जनजाति, अक्षम, भूमि, प्रवासी मजदूर, अलग थलग पड़े समुदायों के जितने भी संवेदनशील वर्ग है, उन सभी को शामिल करने पर विशेष जोर देने पर भी इनका एक मुख्य उद्देश्य है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, तो ज़्यादा इसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये जो स्व सहायता समूह है, ये आजीविका मिशन को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसके 5 सूत्र जो पालन करने वाला है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आजीविका मिशन के तहत ये जो पहला है, ये नियमित साप्ताहिक बैठक करना, फिर नियमित साप्ताहिक बचत भी करना है, नियमित आंतरिक लेन देन के बारे में भी हिसाब किताब रखना है, नियमित ऋण वापसी और नियमित साप्ताहिक लेखा संसाधन। तो ये 5 जो है, ये इनके मूल मंत्र है, ये आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, समयबद्ध लक्ष्य दिया हुआ है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। 6 माह में समूह के गठन के 6 माह के भीतर 5 सूत्र पालन एवं नेतृत्व विकास सुनिश्चित करना। 6 माह से 24 माह क्षमता निर्माण, छोटे निवेश की योजना, सदस्यों की वर्तमान आजीविका को और सुदृढ़ करना, बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना और प्राथमिक संघ की स्थापना करने पर बल देना। 24 माह पूरे होने के बाद नई आजीविका को बढ़ावा देने पर नए उत्पादों और सामाजिक पूंजी निर्माण पर होना भी इसका एक क्या है, संबंध लक्ष्य है। इसके बाद संघ निर्माण देखो, तो संघ का निर्माण कैसे किया जाएगा, चलो इसको हटा देते हैं। जैसे संघ का निर्माण किया जाता है, तो जो स्व सहायता समूह होता है उसमें 10 सदस्य होते हैं। तो बस इतना ही जान लो, 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, और भी कम अगर लिया जाए तो 5 सदस्य से भी शुरू करते हैं। तो अधिकतर जो है वो 10 सदस्य को ही लिया जाता है, तो 10 से ही स्टार्ट करना। फिर यहाँ पे नोट कुछ पॉइंट है। आजीविका NRLM द्वारा निवेश 2 मोर्चों पर होगी। पहला गरीबों या गरीबी के सामाजिक पूंजी वाले संस्थाओं को बड़े स्तर पर निर्माण, और दूसरा समुदाय के लोगों की क्षमता निर्माण। फिर वित्तीय समावेश में बहुत सारे जो टॉपिक है वो इतने मज़ेदार नहीं है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को करेक्शन कर दूंगा। जैसे आर्थिक सहायता में सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर वर्गों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण निर्धनों को उधार मुहैया कराने हेतु सब्सिडी भी प्रदान करना, और जो बैंक मित्र हैं, जैसे अभी महिला समूह को पैसा दिया जाता है ना, कर्जा 35,000 रुपया, 50,000 धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो ये बैंक मित्र तक के उन्हें पहुंचाना और आसानी से उसे कर्जा दिवाना बैंक के माध्यम से। तो बैंक मित्र का भी यहाँ पे सरकार ने कुछ बेस किया है। फिर यही जीवन बीमा है, उसमें भी आप अपना पैसा डाल सकते हो। तो ये सारी जो है स्व सहायता समूह के तहत कुछ सरकार ने कुछ योजनाओं के तहत, कुछ योजनाएं नहीं कहेंगे, जो सरकार है उन्होंने कुछ सुविधाएं जो है इस तरीके से प्रोवाइड किया है। फिर आजीविका प्रोत्साहन। भाई आजीविका प्रोत्साहन का मतलब क्या है? एक प्रकार का अगर देखा जाए तो जो काम आपको नहीं आता है ना, तो आपको क्या किया जाएगा, जो काम आता है या काम नहीं आता है तो आपको काम सिखाया जाएगा, तो आजीविका का एक साधन बना दिया जाएगा, जिससे आप कर्जा लेके आप उस साधन के माध्यम से अपना इनकम चला सकते हो। जैसे दोनापत्री बनाते हैं ना, तो बहुत से लोग एक समूह के निर्माण के माध्यम से दोनापत्री भी बनाते हैं और उसे बेचते हैं। तो इसी तरीके से आजीविका का साधन जो है वो मुहैया कराया जाता है, और उसके लिए आपको कर्जा भी सरकार की तरफ से बैंक सखी, जो बैंक मित्र है, उसके माध्यम से देने के लिए सरकार जो है आपको प्रोत्साहित भी करता है। आगे आते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
ये है लाइवलीहुड से संबंधित। चलो देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, स्थानीय जरूरतों फसलों के अनुकूल योजनाएं तैयार करना है। कृषि समवर्गी क्षेत्र में किसानों की आय अधिकतम करना, उपज अंतर को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना। हितग्राही की पात्रता। अब हितग्राही कौन से हितग्राही पात्र हो सकते हैं? तो इसमें जितने भी लघु किसान आते हैं ना, लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं महिला कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी। मिलने वाले लाभ क्या हैं? तो जैसे कि सैलो ट्यूबवेल प्रतिस्थापन करवा रहे हैं तो खनन कर रहे हैं तो 5,000 रुपये तक के, और पंप को प्रतिस्थापन करते हैं तो 15,000 रुपये तक के आपको क्या मिलेगा? सब्सिडी, जिसे हम छूट भी कह सकते हैं। दलहन फसलों के लिए बीज मिनी किट के निःशुल्क वितरण दिया गया है। हाइब्रिड मक्का बीज मिनी किट का भी निःशुल्क वितरण। कम विषाक्त वाली तिवड़ा फसल के बीज मिनी किट का निःशुल्क वितरण। और एक चेक डैम निर्माण शासकीय भूमि पर 100% अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। हरित क्रांति विस्तार योजना देख लेते हैं। तो ये जो हरित क्रांति विस्तार योजना है, ये इसका जो उद्देश्य है धान एवं गेहूं की फसलों में उत्पादकता में वृद्धि लाना है। सिंचाई के लिए चेक डैम, बहुत सारे जो डैम हैं, नहर हैं, इन सभी का उपयोग किया जाना है ना। और ये जो कार्यक्रम है सबसे पहले ये 14 जिलों में चलाया गया था, जिसमें गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर और कोंडागांव हैं। इनके बारे में प्रश्न जो है वो एडीओ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है कि इनमें से कौन कौन से ज़िले जो है वो शामिल हैं और नहीं है, इस तरीके से पूछा जाता है। हितग्राही की पात्रता क्या होगी? वही लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला कृषक होगी। मिलने वाले लाभ क्या है? चयनित जिलों में धान वृहद खंड प्रदर्शन का आयोजन करना और बीज उत्पादन कार्यक्रम। फिर नलकूप खनन करना। अब ये सब छोटे छोटे चेक डैम निर्माण करना, लघु सिंचाई है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस योजना के तहत आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी जो बचा टॉपिक है उनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।